गुड मॉर्निंग साथियों। हम लोग 63rd बीपीएससी के क्वेश्चंस को तो चलिए शुरू करते हैं। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, तो ये होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, आप चाहें तो रोक करके भी इसके उत्तर दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ब्रोमीन होती है, तो ब्रोमीन होती है लाल द्रव। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं, तो देखिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो है वो वेल्डिंग में इस्तेमाल होती हैं। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है, ये जस्ते की परत होती है। ऐसे आसान क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, हम लोग आगे देखते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्ध्य की सीमा है, उनचालीस सौ एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। एकदम बिहार बोर्ड से जो क्वेश्चन है उसको उठा के सीधा दिया गया है। ठीक है ना, बिहार बोर्ड का अगर किसी ने साइंस पढ़ा हो तो लगभग उसको सारे क्वेश्चंस वहीं से मिल जाएंगे। अगला देखते हैं। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है, तो यह है सल्फोनेट। 8वीं क्लास की बिहार बोर्ड में जो पहले साइंस की किताब पढ़ती थी उसमें से हूबहू सारे क्वेश्चंस जो हैं ये खास करके साइंस के वो उठ के आए हुए हैं। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, एक से अधिक है। ठीक है ना, हम लोग जानते हैं मैग्नीशियम और गंधक का भी थोड़ा सा मैटर होता है, तो इसका उत्तर जो है ई हो सकता है। ठीक है ना, मैग्नीशियम थोड़ा सा गंधक भी निकलता है उसमें से। नीला थोथा रासायनिक रूप से है, यह है कॉपर सल्फेट। ठीक है, देखा होगा लोगों ने नीला थोथा को। कहाँ निकलता है, किताब पढ़ लीजिएगा, उसमें सब है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, ये कहलाता है न्यूक्लियस। ठीक है ना, बहुत लोग न्यूट्रॉन से कंफ्यूज होते हैं, वो न्यूट्रॉन नहीं रखना है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है धनावेशित। ठीक है ना। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, सब्लिमेशन अंग्रेजी में बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। आप खास करके अगर कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कपूर है, कपूर का बॉईल करेंगे तो लिक्विड में नहीं आएगा, सीधा का सीधा वो गैस बन जाएगा। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है, ये कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है ना, इसलिए जिनको डायबिटीज़ होती है वो चीनी नहीं खाते हैं, क्योंकि वो फिर हो नहीं पाएगा। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, देख मुझे तो कोई सा भी नहीं लग रहा। ठीक है ना, तो इसमें से कोई सा भी नहीं होगा, कोई एंटीबायोटिक नहीं है इसमें से। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। देखिए क्वेश्चन ये होना चाहिए कि किसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है ना, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो। तो देखिए सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें है। कार्बोहाइड्रेट सब में होगा, गेहूं में भी होगा, जौ में भी होगा, मक्का में भी होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा है चावल में। चावल खाना चाहिए। ठीक है ना, चावल का कार्बोहाइड्रेट आपको काफ़ी फ़ायदा देगा, हेल्थ अच्छा रखेगा चावल। लेकिन चावल के साथ दाल नहीं खानी चाहिए, वो गैस क्रिएट करती है। चावल के साथ सब्जी खानी चाहिए, लेकिन हम बिहारी लोग जो है ना वो अभ्यस्त हैं चावल के साथ दाल खाने के, और हमें थोड़ी बहुत गैस की प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम उतना सीरियस लेते ही नहीं हैं इसको। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, देखिए सबसे भारी धातु इनमें से प्लैटिनियम है। ऐसे ऑस्मियम है सबसे भारी धातु, इसके बाद प्लैटिनियम है, लेकिन यहाँ पे ऑस्मियम दिया नहीं हुआ है, तो सबसे भारी धातु हो जाएगी प्लैटिनम। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो देखिए इसमें जो है ना दो चीज़ का तो होता ही है, लोहा और क्रोमियम तो होता ही है। तो हम लोग देख सकते हैं लोहा और क्रोमियम भी हो सकता है इसका उत्तर, लेकिन लोहा क्रोमियम के साथ हम लोग जेड एंड जिंक भी थोड़ी मात्रा में मिलाते हैं, तो इसलिए अब ये डिपेंड हो जाता है आयोग के ऊपर में कि वो चाहे लोहा और क्रोमियम बोल दे या इसका उत्तर ई लगा दे। ठीक है ना, तो अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं क्या करूँ बताइए। तो चलिए मैं इसका उत्तर ई लगा देता हूँ।
लेकिन मैक्सिमम जो किताब है उसमें लोहा और क्रोमियम भी दिया जाता है। तो बीपीएससी को बताना चाहिए कि वो किस किताब को फॉलो करती है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी ओल्ड और न्यू वर्जन में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है, तो यह है जिप्सम। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो द्विबंध परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाता है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाता है। एल्कीन कहलाता है वो। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। सिरके का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, खास करके कई जगह पे बर्तनों को साफ करने में भी सिरके का इस्तेमाल करते हैं। तो रासायनिक नाम है उसका एसिटिक अम्ल। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, यह है सल्फ्यूरिक अम्ल। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है ना। हम लोग जो कोक वगैरह पीते हैं वो सोडा वाटर है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ही हम लोग पी जाते हैं। निम्नलिखित स्मार्ट शहरों में से कौन सा दिन में 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? ये देखिए करंट का क्वेश्चन है, तो हम लोग जो है ना करंट का क्वेश्चन और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन को छोड़ देंगे। उस समय ये दीव था, दमन और दीव में से दीव था। महमूद अबू जिद ने इसको छोड़ देंगे, 22 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर भी क्वेश्चन छोड़ देंगे, मलेशिया के साथ हुआ था। लेकिन 24 नंबर क्वेश्चन जो है इसको भी छोड़ देंगे, 25 नंबर भी छोड़ देंगे, वैसे पर्यटन मंत्रालय के साथ किया था इसने गूगल ने। 26 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग छोड़ देंगे, ये अभी भी प्रासंगिक है। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य सर्वाधिक भिखारियों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर है? तो यह है पश्चिम बंगाल। 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? ये करंट का भी क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन फर्दर भी काम देगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया है। तो इसका उत्तर होगा सूरत, ठीक है। 31 क्वेश्चन को नहीं लेंगे हम लोग, 32 को भी नहीं लेंगे, करंट का क्वेश्चंस को नहीं लेंगे। देखिए एक 33 नंबर क्वेश्चन है, ये प्रासंगिक है, इसको ले लेते हैं। किस राज्य में सुरक्षित पेयजल के साथ पूरी तरह से घिरा हुआ आदिवासी आवासों की सर्वाधिक संख्या है? यह है मध्य प्रदेश में। 34 को नहीं लेंगे, 35 को भी नहीं लेंगे, 36 नहीं लेंगे, 37 को भी नहीं लेंगे, 38 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी नहीं लेंगे, 39 भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये सब ताज़ा उस समय का करंट अफेयर्स था, तो करंट अफेयर्स को नहीं लेंगे। ये देखिए ई कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए फ्रेमवर्क पर थिंक टैंक की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? ये करंट का क्वेश्चन था, सुरेश प्रभु ने इसको किया था, लेकिन ये अभी भी काम देगा इसलिए इसको लिया है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? देखिए पूर्णिया नहीं करता है, मैप एकदम खोल के रखिए हमेशा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? देखिए एक तो नहीं है, महाबोधि मंदिर भी है, नालंदा, एक से ज़्यादा है, तो इसका उत्तर ई होगा। दक्षिण एशियाई समुद्र क्षेत्र में तेल और रासायनिक प्रदूषण पर सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और SACEP के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। SACEP क्या है? 44 नंबर क्वेश्चन को देखिए, तो यह दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम। आगे देखें, पर्यटन सहयोग को बढ़ाने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये तब का है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था उस समय, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ICFRE का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
देखिए सीधा मुख्यालय पूछ देगा कभी भी तो समस्या होगी। तो देहरादून में है, ठीक है ना। वन अनुसंधान का मुख्यालय देहरादून, बस इतना याद रखिए। निम्नलिखित में से किस टीम ने गंगा नदी बेसिन में भूजल आर्सेनिक अनुसंधान पर परियोजना के लिए न्यूटन भाभा फंड जीता है? उस समय जीता था, ठीक है ना। इंग्लैंड के साथ उसका वो था, तो ये हो जाएगा भारत यूके के संयुक्त टीम ने, ठीक है। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में है, पटना जिले के अंदर में बाढ़ पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा परिनियोजन को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये उस समय का घटना था, ठीक है। अभी ये नहीं पूछा जाएगा, तो ये किया था एशियाई विकास बैंक के साथ। आगे देखें हम। और 50 नंबर क्वेश्चन भी करंट का था तो काम का नहीं था। 51 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? देखिए कला और ये कला वास्तुकला तो नहीं होगा, पूजा स्थल भी नहीं था, प्रथम असली मेहराब भी नहीं था, पक्की ईंटों से बनी इमारत, ठीक है ना, ये सबसे बड़ी बात है। मेगास्थनीज दूत था, किसका दूत था मेगास्थनीज? ये था सेल्यूकस निकेटर का। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार रिपीट हो रहा है, बहुत बार लगातार ही रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर था, विदेश नीति से भी संबंधित था, ठीक है ना। मतलब शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, ये ज़्यादा सही उत्तर होगा कि इसका उत्तर बी दिया जाए, ठीक है ना। लेकिन आप जान रहे हैं, फिर वही बात मैं बोलूँगा कि ये विदेश नीति से संबंधित भी कुछ चीज़ इसमें था, कुछ आर्थिक पहलू भी थे, टैक्सेशन संबंधित, और कुछ धन संचय संबंधी मामला भी था। तो ये जो है ना पूरा समझिए झोल क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। इसका उत्तर ई भी हो सकता है और इसका उत्तर बी भी हो सकता है, ये आयोग पर निर्भर करता है। ऐसे 10 क्वेश्चंस अगर आपको एक एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए तो समझिए ये बहुत बड़ा सरदर्द है, ठीक है ना। कोशिश करिए कि ये ई उत्तर जो है ना वो हटा दिया जाए। क्वेश्चन कैसा भी टफ आए लेकिन ऐसे कन्फ्यूजन नहीं पैदा करे बीपीएससी, बस। आगे हम लोग बात करते हैं, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो यह बौद्ध धर्म की। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। पिटक के अंदर भी घुस के देखना चाहिए कि क्या क्या है पिटक में। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? देखिए ये भी अब हो गया ना, शांति एवं अहिंसा तो है ही, बड़ों का सम्मान भी है, धार्मिक सहनशीलता भी है। अब इसमें से कोई एक बढ़िया रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन ये चूँकि सारे ही है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो ये चंद्रगुप्त II के समय में यात्रा की थी। आगे देखते हैं, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए चोल काल प्रसिद्ध था ग्राम पंचायत के लिए। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं गोपुरम। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? ये मिलता है हम्पी के भीतर। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादन किया है? चलिए थोड़ी सी तकनीकी समस्या आ गई थी। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया है? तो ये था बलबन, ठीक है ना। बलबन ने खुद को लेजिटिमेसी प्रदान करने के लिए सब किया था, सजदा पे वो सब लेके आया था बलबन। भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? ये प्रारंभ हुआ 12वीं शताब्दी से।
यूरोपीय चित्रकारी यानी यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? ये अकबर के ही दरबार में हो चुका था। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो देखिए 16वीं शताब्दी में जब अकबर का शासन था ना, तभी हो गया था इंग्लैंड में, तो ये अकबर होगा उसका उत्तर। निम्न में से किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया? देखिए सिंध, अवध और सितारा को तो मिला लिया था, ग्वालियर को छोड़ दिया था। मिला तो सकता था अंग्रेज, लेकिन ग्वालियर के जो शासक थे ना, वो घुमा फिरा के अंग्रेज के सहयोगी हो गए थे, तो ग्वालियर को जो है ना छोड़ दिया अंग्रेजों ने। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? देखिए कोई एक उद्देश्य नहीं था, एक से अधिक उद्देश्य थे, ठीक है ना। तो हम उस सारे उद्देश्य को एक बार अलग से चर्चा करेंगे। अभी इसका उत्तर ई लगाते हैं। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये तो घोटा हुआ क्वेश्चन है। आज से 10 साल पहले भी यही क्वेश्चन आता था, आज भी यही क्वेश्चन आ रहा है। तो ये हुआ था, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था केरल में, ठीक है ना। थोड़ा डीप में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो हम लोग इन सारे जो टॉपिक्स हैं उसको अलग से पढ़ेंगे। गेस क्वेश्चंस जो कराऊंगा ना, उसमें ये सारे टॉपिक्स कराऊंगा। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1929 में। किसने किया था? कमेंट बॉक्स में बताइए। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? भारत सरकार अधिनियम 1935 के दौरान बना, और 1 अप्रैल 1937 को जो है ना पहली सरकार का गठन हो गया। मोहम्मद यूनिस जो थे वो पहले बिहार के प्रधानमंत्री थे। उस समय मुख्यमंत्री नहीं बोला जाता था, प्रधानमंत्री बोला जाता था। बाद में राज्यपाल ने आश्वासन दिया तो कृष्ण सिंह ने अपनी मंत्रिमंडल बनाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? देखिए हमेशा जो होता है ना, पंचायती राज से बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित होती है, लेकिन यहाँ पे ये मामला थोड़ा सा बदल दिया गया है, ठीक है ना। तो अशोक मेहता कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी। क्या हो जाएगा? बी उसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? देखिए पुलिस तो है ही नहीं, तो सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव ये नहीं होगा। बाकी है पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? देखिए पंचायती राज प्रणाली जो है ना वो राज्य सूची में है। किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थानों में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? तो ये भी देखिए करंट का क्वेश्चन था, ठीक है ना। उस समय ये बहुत चर्चा में रह रहा था। अब इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। लेकिन देखिए बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ये चारों राज्य जो है ना, इसने अपने यहाँ 50% आरक्षण दिया है महिलाओं को। धन विधेयक पेश किया जा सकता है, कहाँ पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति कर देते हैं नियुक्ति, सीधा क्वेश्चन है। राज्यसभा का पदेश अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है उपराष्ट्रपति। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? देखिए कोई भी मंत्री जो होता है ना, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है और व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह होता है राष्ट्रपति के। तो भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो देखिए यहाँ पर सारा मामला फिर वही हो गया, ठीक है ना। लेकिन देखिए नॉर्मली मंत्री जो होते हैं ना, उनकी जवाबदेही होती है लोकसभा के प्रति। तो प्रधानमंत्री भी एक मंत्री ही हैं, ठीक है ना। सभी मंत्रियों में उनका पोजीशन क्या है? फर्स्ट है। तो ये लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होंगे, ठीक है। आगे बढ़ें। संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? 25 वर्ष।
राज्यसभा के प्रधानमंत्री होंगे राज्यसभा से तो वो एज बदल जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? यह है 65 वर्ष। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? ये होता है मंत्रिमंडल सचिव। ठीक है, मंत्रिमंडल सचिव क्या होता है? सर्वोच्च नागरिक अधिकारी होता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। क्या समस्या है? देखिए, एक ही समस्या है, असंगठित क्षेत्र जो है ना, उनकी कैलकुलेशन नहीं हो पाती है, कहाँ काम करते हैं, जो मजदूर हैं, दैनिक मजदूर, यही एक समस्या है। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? नाबार्ड संबंधित नाम सुने हैं आपने, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाज्य योग्य, देखिए 14वां वित्त आयोग में राज्यों को हिस्सा 42% दिया गया था। ये क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा, लेटेस्ट आंकड़ा पूछा जाएगा जो मैं करा दूंगा। भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? तो ये है सेवा क्षेत्र में। आगे बढ़े, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, वर्तमान गवर्नर कौन है? अभी कौन है भाई? उर्जित पटेल ही हैं, ठीक है ना। तो ये लगा दिया मैंने, उस समय मामला अलग था। भारत में सीमांत कृषि जोत भूमि जोत का आकार है, कितना आकार है सीमांत भूमि जोत का आकार? 1 हेक्टेयर से कम है, काफ़ी कम है। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, यानी ग्लोबलाइजेशन का पार्ट कौन सा नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश नहीं है। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? ये 2005 से लागू हुआ। शब्द संक्षिप्त ट्रिम्स से क्या बनता है? TRIMS से। फुल फॉर्म याद रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। व्यापार संबंधित निवेश उपाय। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? एक जनवरी 2015 को। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? ये पटना में है। ये करंट का क्वेश्चन है, नहीं पूछा जाएगा। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है? अब ये फिर बदलने वाली है सरकार। अगर महामारी नहीं आता तो ये बदल दिया जाता। 2011-12 को हो गया था, फाइनेंशियल ईयर इसी से कैलकुलेट होता है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता दर किस राज्य में न्यूनतम है? सबसे खराब स्थिति है बिहार की। अब ठेके पे शिक्षक रखेंगे तो कैसे होगा? शिक्षकों पे लाठी चलवाएंगे, परमानेंट जॉब नहीं देंगे, तो शिक्षा का स्तर तो खराब होगा ही होगा। और बिहार में ये सारा होता है। फिर बिहार में जो लेवल BPSC अपने एग्ज़ाम का लेती है ना, उसी स्तर से एग्ज़ाम लेकर के टीचरों की बहाली करनी चाहिए, प्री मेंस, और फिर अच्छे से इंटरव्यू लेकर के तब उनकी बहाली होनी चाहिए। और तब जाके देखिए स्कूल में क्या चीज़ें आएगी। लेकिन कैसे बहाल करते हैं ये? बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है। तो यह है न्यूनतम से द्वितीय। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? देखिए, जब अच्छी शिक्षा नहीं होगी तो अच्छे से कहाँ से आदमी की आय होगी? तो ये उत्तर होगा ए, बिहार। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है। सबसे गरीब लोग सबसे न्यूनतम बिजली की खपत ही तो करेंगे, AC थोड़ी नहीं चलाने लगेंगे वो। भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो देखिए, ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। औसत उत्पादन सर्वाधिक है आंध्र प्रदेश में।
बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है। अब ये वाला मुद्दा जो है न्यूनतम भी नहीं है, उच्चतम भी नहीं, न्यूनतम से द्वितीय भी नहीं, उच्चतम से द्वितीय भी नहीं है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा, तो इसका उत्तर जो है ना वो ई लगाएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैं कई सारी चीज़ों को बताऊंगा, तो आप जो है ना पिंड मैसेज को ज़रूर देखिएगा, खास करके वीडियो रिलीज होने के 1-2 दिन के बाद। और अगर मैं किसी कारण से ना दूँ तो ज़रूर प्रश्न पूछिएगा, हर कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ, सब कमेंट्स का जवाब जरूर दूंगा। 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? देखिए बहुत कम थी, शायद 10 लाख के करीब करीब थी या उससे भी कम थी, तो उत्तर में है नहीं ये, तो इसका उत्तर ई हो जाएगा। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। अच्छे क्वेश्चंस बीपीएससी दे सकती है, ऐसे उटपटांग क्वेश्चन को तो मैं कभी सैल्यूट नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी अब है, एग्ज़ाम तो सभी को देना है, तो बस दीजिए अच्छे से। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? रस्ट बाउल किससे संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर तो मुझे कोई सा भी नहीं लग रहा है, ठीक है ना, कुछ अच्छा दिखेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। और ये ई उत्तर इसका देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? उपागम को अंग्रेजी में अप्रोच बोलेंगे, अप्रोच ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये है सक्षमता उपागम। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? अब ब्राज़ील में है, सबसे ज़्यादा होता है वो कोको यानी कहवा, कॉफ़ी, और वहाँ से एक बंदरगाह है, वहाँ से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, वो सेंटोस बंदरगाह से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। इसका उत्तर हो जाएगा सेंटोस। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रों वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो देखिए इनमें जो दिया गया है ना, इसमें सबसे ज़्यादा है अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? अब नदी जो लाती है ना, तो नदी हमेशा जलोढ़ मिट्टी ही लाती है, तो नदी द्वारा निर्मित मिट्टी कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, हम लोग उत्तर बिहार में हैं, मैं उत्तर बिहार में हूँ, यहाँ जलोढ़ मिट्टी की भरमार है। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? देखिए जल विद्युत का कितना योगदान है, तो ये देखिए ये डेटा तो काफ़ी कन्फ्यूजन है, मैं लेटेस्ट डेटा जो है ना वो अपडेट कर दूंगा। अभी का लेटेस्ट डेटा है ना वो क्या है, इसका अपडेट कर दूंगा। तो अभी इस क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, काहे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, नई जो सेंसस आई है उसके अकॉर्डिंग मैं देख के इसको बता दूंगा। पिंड मैसेज में मैं नीचे डाल दूंगा। अभी तो देखिए जो समय का डेटा था वो चेंज हो गया है। भारत की जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइडेड के रूप में जाना जाता है? 1921 में जनसंख्या घटी थी, ठीक है ना, बहुत सारा चीज़ था, बहुत सारे फैक्टर्स थे, जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गई थी, बाद में बढ़ी तो आज तक बढ़ रही है। चलिए हम लोग आगे देखें, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? मैं वहाँ से काफ़ी शर्ट पहले खरीद के लाता था, मैं गया हुआ हूँ वहाँ पर तमिलनाडु में, तो आपको बताना है। तो यह है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र के कारखाने पाए जाते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? तो यह है केरल। अब नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ राज्यों में जो है ना वो रबड़ का उत्पादन होता है, लेकिन केरल में सर्वाधिक होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जोड़ता है हल्दिया को इलाहाबाद से, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में तो जानकारी सभी को है,
जलमार्ग के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है हल्दिया को इलाहाबाद से। राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतरी कॉपर माइंस है ना, तो सीधी सी बात है, खेतरी कॉपर माइंस किसके लिए प्रसिद्ध होगा? कॉपर के लिए होगा। क्या उत्तर होगा? ये होगा तांबा खनन बहुत बड़े क्षेत्र में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा से मिलती है? तो ये है पुनपुन। आगे देखें, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? CWG। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो यह है नवीन जलोढ़क। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है? तो यह है पूर्णिया। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? यह है गंडक पे। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कौन सा स्थल है? देखिए, पावापुरी में उनकी डेथ हुई थी। मल्ल गणराज्य में मल्लों की 2 राजधानी थी, एक राजधानी थी पावापुरी, दूसरी थी कुशीनगर। तो पावापुरी में उनकी डेथ हुई थी जैन की। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए, ठीक है ना। तो चूना पत्थर से संबंधित ही उद्योग वहाँ पे लगाए गए हैं, जैसे सीमेंट उद्योग वगैरह उधर हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, उसका नाम क्या था? उन्होंने कई पत्रिका निकाली थी, उसमें से एक पत्रिका हुंकार भी थी। बाकी पत्रिकाओं के नाम भी मैं बता दूंगा, ठीक है ना। बहुत बहुत तगड़े व्यक्ति थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, तो उनके बारे में हम डिटेल से एक अलग क्लास लेंगे। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? ये की थी सचिंद्रनाथ सान्याल ने। अनुशीलन समिति जो थी ना, वो एक क्रांतिकारी संगठन था, जो कि क्या बोलते हैं, एक अनुशीलन यानी पथ होता है उसके ऊपर चलने का को लेकर के था। बंगाल का मेन था ये। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि अनुशीलन समिति थी, तो एक क्रांतिकारी संगठन थी ये। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो देखिए, इसमें सब लोग बहुत सारे लोग शामिल थे इसमें। स्वामी सहजानंद सरस्वती भी थे और लोग भी इसमें शामिल थे। तो हम लोग इसका उत्तर ई लगाएंगे। इस क्वेश्चन को मैं डिटेल से बता दूंगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। 1914 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना। आगे देखें, बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? कई लोग इसमें थे, इसमें तो क्या उसको ई, इसका उत्तर ज़्यादा सही रहेगा। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? 1 अप्रैल 1937 को सरकार बनी थी। श्री कृष्ण सिंह जी का दावा था, लेकिन इन्होंने राज्यपाल को बोला कि आप मुझे फ्री हैंड दीजिए। फ्री हैंड देने से राज्यपाल ने इनकार कर दिया, तो मोहम्मद यूनिस ने 1 अप्रैल 1937 को सरकार बना ली। आगे बढ़ें। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? देखिए, लॉर्ड मिंटो को, ठीक है ना। लॉर्ड मिंटो ही नहीं सेपरेट दिया था ना निर्वाचन मुसलमानों को, उसी को माना है राजेंद्र प्रसाद ने। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? देखिए, ये जो की है ना, जैसे कि भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर ये नहीं होगा। गांधी जी का जब डेथ हुआ ना, इसके बाद में उसका जो है नामकरण जो है वो गांधी मैदान के तौर पे हो गया। पहले ये पटना लॉन था, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, ठीक है। तो फिलहाल इसको क्या करें, इसको मैं पिंड मैसेज में बाकी चीज़ इसमें डालूँगा,
कि गांधी जी की जब डेथ हुई ना तो उसके सम्मान में डाला गया, लेकिन की में दिया था भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर, ठीक है ना। जो बीपीएससी का की आया था ना उसमें था भारत के स्वतंत्रता के अवसर पे। आगे बढ़ते हैं। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? भाई कई लोग थे शामिल, ई उत्तर ज़्यादा सही होगा, ठीक है ना। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? ये की थी लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है ना। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी लॉर्ड कर्जन ने। इसमें क्या करते थे कि जो 17 से 20 साल के नवयुवक थे ना उनको अंग्रेजी शिक्षा दे करके उनको राज्य की सेवा के लिए तैयार करते थे। तो कई जगह उन्होंने कॉलेज बनाए थे। आगे बढ़े। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, कब की गई घोषणा और वास्तव में कब हुआ बंगाल विभाजन? देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, घोषणा बताना है। तो ये हुई थी 19 जुलाई 1905 को। घोषणा कब हो गई थी? 19 जुलाई 1905 को। कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? मदन लाल धिंगड़ा को। लंदन में इंडिया हाउस था जिसको श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनाया था। तो ये कर्नल वाइली जो रिटायर्ड सैनिक अधिकारी थे, जासूसी वगैरह किया करते थे वहाँ पर, इसी से परेशान होकर मदन लाल धिंगड़ा ने उनकी हत्या कर दी। फांसी दे दी गई थी मदन लाल धिंगड़ा को वहीं लंदन में ही। और भी कई सारे इसमें छोटे छोटे हैं, जैसे मदन लाल धिंगड़ा जो है वो इंडिया हाउस से भी जुड़े हुए थे और सावरकर जी से भी जुड़े हुए थे, वीर सावरकर से। और उनका जो अभिनव भारत है उसके ये अभिन्न हिस्से थे। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1919 से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? देखिए इसका उत्तर ई होगा, ठीक है ना। सिर्फ मुस्लिम लीग और अम्बेडकर जी ने तीनों में भाग लिया था, और बाकी जो है ना मतलब क्या होगा, प्रथम में भाग नहीं लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, ठीक है ना। नहीं लिया था जैसा था कि जो इसका मतलब होगा किसी में भाग नहीं लिया था, ऐसा नहीं है, द्वितीय में उन्होंने भाग लिया था, ठीक है ना। तो उत्तर इसका हो जाएगा ई। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो देखिए एक ही बार की थी उन्हें, 1954 में बेलगांव कर्नाटक में सम्मेलन हुआ था, उसमें गांधी जी अध्यक्ष थे। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? वेवेल नहीं थे, ठीक है ना। बाकी पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। आगे बढ़े। नाउ और नेवर पंपलेट किसने लिखा था? ये लिखा था रहमत अली ने। रहमत अली को ही ना पाकिस्तान का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, रहमत अली को ही। बाद में इसी के पद चिन्हों को मोहम्मद अली जिन्ना ने और बाद में इकबाल ने भी फॉलो किया था। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? ये किया था विलियम बेंटिक ने। इन्होंने ही फिर ठगी प्रथा का भी उन्मूलन किया था, और कर्नल स्लीमैन थे ना, उन्होंने इसको ठगी प्रथा को ख़त्म किया था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ? उन्नीस सौ में। 1900 में कौन थे अपने यहाँ जो शासक थे, कौन थे? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने फिर क्या किया, जो जो सूदखोर थे ना महाजन, और जो ज़मीन हड़प लेते थे, तो किसानों को बहुत राहत, बहुत मुक्ति दिलाई। सहकारी बैंक खोले और उनको सस्ते ऋण पे कर्ज वगैरह उपलब्ध कराई। अंग्रेज़ों ने काफ़ी अच्छे काम भी किए जिनकी चर्चा जो है ना पता नहीं क्यों क्यों नहीं होती है,
लेकिन एज ए सिविल एस्पिरेंट हम लोग का ब्रॉड माइंड हम लोग को रखना चाहिए, और अंग्रेज़ों ने जो अच्छे काम किए उसको ज़रूर उसको भी हमें सामने लाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो गांधी जी के बारे में भी अपशब्द बोलते हैं, तो वो थोड़ी जो है ना बहुत उटपटांग चीज़ें होती है। एज ए सिविल सर्वेंट हमें एकदम बैलेंस अप्रोच रखना चाहिए, और ऐसे जो महापुरुष हैं उनके अगर मन में सम्मान नहीं है आपके, तो फिर आप सिविल सर्वेंट नहीं बन पाएंगे। आगे बढ़े हम लोग। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? सरदार पटेल की अध्यक्षता में की गई। चलिए, ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं बाकी, तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मैं अलग से कराऊंगा, तो अभी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। तो देखिए, हमने वैसे क्वेश्चंस को छोड़ दिया जो करंट के थे, और हमने मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को छोड़ दिया। तो टोटल मिला के अगर मैं देखूं तो हमने लगभग जो है 30 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। तो ये 30 क्वेश्चंस आपको कभी एग्जामिनेशंस में छोड़ने के बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 10 क्वेश्चन जो है वो आपको ऐसे भी बीपीएससी गलत करवाएगा ई ऑप्शन दे करके। मैं हर बार बोलूँगा, बार बार बोलूँगा कि ई ऑप्शन जो है वो फंसाने के लिए है, और ये गलत है, समझिए एक तरह का। पता नहीं इसका उस तरह से विरोध क्यों नहीं होता जिस तरह से इसका विरोध होना चाहिए। 5 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो अपीयर होते हैं एग्जामिनेशंस में। 3 लाख स्टूडेंट्स भी अगर इसका कम से कम विरोध करें ना, लगातार बोले, लगातार ट्वीट्स ही करें ना, तो भी ये मामला सॉल्व हो जाएगा। लेकिन पता नहीं स्टूडेंट्स में एकता क्यों नहीं आती है। कल की क्लास नहीं हो पाई, कल की क्लास में लेट हुई, और आज थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई क्योंकि बहुत बारिश होने के कारण आसपास के कई घरों में पानी चला गया था। तो मैं देखने चला गया था कि किन लोगों के यहाँ पर खाना बना नहीं बना, कोई समस्या तो नहीं हुई। और जहाँ पे मुझे बुजुर्ग लगे 1-2 जगह, और जहाँ पे ज़्यादा समस्या थी वहाँ पर हमने खाने की अवेलेबिलिटी कराई है, उन लोगों को खाना अवेलेबल कराया है, क्योंकि समस्या रहती है। हम जिस क्षेत्र में हैं वहाँ अगर हम लोग 2-4 परिवारों को भी अगर हम सारे लोग मिल के देखें तो एक बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि सिर्फ पढ़ाई ही ना करें, अपने आसपास अगर छोटे मोटे अगर कोई किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें। तो अभी के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना। धन्यवाद।